एजुकेयर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम लेकर के आया हूं इस वीडियो में, और हमारा वो सम है रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री एक मेथड है, एक तरीका है मैथ्स को बनाने का, जिसके ज़रिए हम लोग अरिथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करते हैं। और रूल ऑफ थ्री का हमारा कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनका डिमांड था कि रूल ऑफ थ्री का सर हमें सम बना करके दीजिए, तो मैं लेकर के आ गया आप लोगों के लिए रूल ऑफ थ्री। और ये इस बुक से, क्लास 8 का बुक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, और ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 10 है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे रूल ऑफ थ्री क्या है, उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हमारा वीडियो आप पूरा देखिए, इससे फायदा ये होगा कि रूल ऑफ थ्री आप सीख जाइएगा बहुत ही आसान तरीके से। और साथ ही साथ ये जो रूल ऑफ थ्री जो है ना, आपका सिर्फ ये एग्जाम के लिए नहीं है और सिर्फ आपका ये सिलेबस के लिए नहीं है, बल्कि क्या होगा कि अगर रूल ऑफ थ्री आप सीख जाते हैं, बाद में कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं सरकारी जॉब के लिए, तो आपके लिए ये बहुत फायदा देगा। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए और दूसरों को भी बताइए। चलिए हम लोग इसका आज बेसिक समझेंगे, रूल ऑफ थ्री एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखिए रूल ऑफ थ्री आप समझिए, कुछ एकदम आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं। रूल ऑफ थ्री में हम लोग दो चीजों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे रिलेशन को देखेंगे। दो तरह का रिलेशन होता है, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। दूसरा जो रिलेशन होता है इनडायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन को हम लोग इनवर्स रिलेशन भी कहते हैं। इसको अच्छा से समझ लीजिए आप कि डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है। बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, हमारा पूरा वीडियो देखिए और हमारा वीडियो देख देख करके आप मैथ्स को सीखिए। एक मिसाल मैं देता हूं, मान के चलिए हमारे पास कोई दो चीज है, कोई दो सामान है, हमारे पास एक ए है और एक हमारे पास बी है। ठीक है, अब ये ए और बी कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ लेबरर्स हो सकता है, नंबर ऑफ डेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान के चलिए ये एक क्वांटिटी है, एक सामान है, कोई एक चीज है हमारे पास ए और हमारे पास दूसरा बी है, और अचानक से क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। इसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दोनों का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ गया। कितना बढ़ा नहीं पता, उससे कोई लेना देना नहीं। मान के चलिए इसकी कीमत आपका 10 रुपए था और इसकी कीमत आपका 15 रुपए था। अब क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, इसका प्राइस 2 रुपए बढ़ गया, इसका प्राइस 3 रुपए बढ़ गया। जरूरी नहीं कि इक्वल बढ़े, ये जरूरी नहीं, इक्वल भी हो सकता है और अलग अलग भी, लेकिन ये दोनों में क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, दोनों चीज का वैल्यू क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा डायरेक्ट रिलेशन। तो लेकिन इफ बोथ इंक्रीज, अगर दोनों बढ़ता है क्या होगा, देन द रिलेशन इज डायरेक्ट। रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट। अगर दोनों बढ़ता है तो रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट। लेकिन अगर ये दोनों घट जाता है, मान के लिए दोनों का प्राइस घट जाता है, मान के लिए इसका प्राइस पहले 10 रुपए था तो ये 9 रुपए हो गया, इसका प्राइस 15 रुपए था तो इसका प्राइस 10 रुपए हो गया। अब ये प्राइस हो चाहे कुछ भी हो, इन द सेंस किसी भी तरीके से अगर ये दोनों का वैल्यू घट रहा है, दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा, मतलब ये भी घट रहा और ये भी घट रहा, दोनों का वैल्यू, तब भी इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट ही रिलेशन होगा। इफ बोथ डिक्रीज देन द रिलेशन इज डायरेक्ट। रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट। क्या मैंने कहा, अगर ये दोनों के साथ सेम चीज होता है, मतलब सेम इंसिडेंट होता है, दोनों के साथ सेम ही इंसिडेंट होता है, अगर ये भी घटता है और ये भी घटता है तो रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा। अगर ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, मतलब दोनों के साथ एक ही जैसा होगा काम, मतलब अगर दोनों बढ़ रहा या दोनों घट रहा तो रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा।
यानी एक जैसा। लेकिन अगर क्या हो कि किसी एक का प्राइस घट जाए और किसी एक का प्राइस बढ़ जाए, मान के लिए इसका प्राइस घट गया, इसका प्राइस बढ़ गया, या इसका प्राइस आपका बढ़ गया, इसका प्राइस घट गया, तब रिलेशन क्या होगा, तब इनडायरेक्ट होगा या फिर इनवर्स होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं यहां पर if one of them डिक्रीज और इंक्रीज, डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, दोनों में से कोई एक, वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक अगर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, देन द रिलेशन इज इनडायरेक्ट। समझ में आया? मैं फिर से कह दे रहा हूं, अगर आपका दोनों ही चीज अगर बढ़ेगा तो रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट। अगर दोनों ही चीज आपका घटेगा तो रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट। लेकिन इसमें से कोई एक बढ़ेगा और एक घटेगा, तब रिलेशन क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा या फिर इनवर्स होगा। रूल ऑफ थ्री में बनाने से पहले, रूल ऑफ थ्री को बनाने से पहले आपको ये चीजों का ख्याल रखना होगा कि रिलेशन डायरेक्ट हो रहा है या इनडायरेक्ट हो रहा। इसलिए ख्याल रखना होगा कि मैं जो तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, रूल ऑफ थ्री पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस तरीके से, जिस अंदाज से, वो आपको, आपके लिए बहुत फायदा देगा और आपको आसानी से समझ में आएगा। एक चीज और देखिए अच्छे से, ये जस्ट कोई फार्मूला नहीं है, ये एक लॉजिक है। अगर आपका रिलेशन डायरेक्ट हुआ, अगर रिलेशन आपका डायरेक्ट हुआ, तो आप क्या कीजिएगा, पहले नीचे वाले को लिखिएगा, फिर ऊपर वाले को लिखिएगा। आपका जब भी एक सम बनाएंगे, मान के चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपका 15 केजी चावल का दाम 390 रुपए है, तो बताइए 17 केजी का चावल का दाम क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, मतलब आप जो है मार्केट गए, आप बाजार गए, बाजार में क्या किया आपने, 15 केजी राइस खरीदा, आप 390 रुपए में लेकर के आप चले आए। दोबारा फिर आप गए नेक्स्ट मंथ में, या फिर आप कभी भी मार्केट गए, अब आपको क्या करना है, उसी सेम काइंड ऑफ चावल, मतलब उसी तरीके का, मतलब उसी क्वांटिटी का, मतलब सॉरी उसी क्वालिटी का चावल आपको खरीदना है, उसी क्वालिटी का राइस खरीदना है। आप 17 केजी अगर खरीदिएगा, तो अब बताइए क्या करना पड़ेगा आपको, 390 में मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्या होगा, आपका दाम ज्यादा लगेगा। मतलब ये बढ़ रहा है, देखिए 15 केजी की वजह आप 17 केजी चावल खरीद रहे हैं, तो मतलब ये बढ़ रहा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दाम भी बढ़ेगा, प्राइस भी तो बढ़ जाएगा आपका ना। तो क्या हो रहा है, ये भी बढ़ रहा और ये भी बढ़ रहा। ऐसे हालत में जब रिलेशन आपका डायरेक्ट होगा, क्योंकि दोनों बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा उससे मतलब नहीं, तो रिलेशन क्या होगा आपका, डायरेक्ट होगा। जब रिलेशन डायरेक्ट होगा तो पहले हम लोग नीचे वाले को लिखेंगे। रिलेशन अगर डायरेक्ट होगा तो पहले क्या करेंगे, हम लोग नीचे वाले को लिखेंगे। मतलब आपका अगर रिलेशन आपका डायरेक्ट रहा, रिलेशन अगर आपका डायरेक्ट रहा, तो क्या होगा आपका, पहले 17 लिखाएगा फिर 15। इसीलिए मैंने लिखा कि आपका पहले आपका क्या होगा, डॉन, मतलब आप नीचे वाले को पहले लिखिएगा, उसके बाद आप मतलब ऊपर वाले को लिखिएगा। और इनडायरेक्ट होगा इसी का उल्टा, अगर इनडायरेक्ट होगा तो पहले आप, फिर आपका डॉन, मतलब सीधा सीधा उतार देंगे, पहले हम लोग ऊपर वाले को लिखेंगे फिर नीचे वाले को लिखेंगे। बस इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, तो आपसे आसानी से रूल ऑफ थ्री बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रूल ऑफ थ्री मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो अब आप जो है अपना बुक ओपन कर लीजिए, आपका ये चैप्टर 10 है और पेज नंबर 100 है, और आप कॉपी ले लीजिए अपने हाथ में और मेरे साथ बनाइए। चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। मेरे साथ ये बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 110, पेज नंबर 100 चैप्टर 10। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लोग समझेंगे क्वेश्चन। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझा दिया कि रूल ऑफ थ्री क्या होता है। रूल ऑफ थ्री एक मेथड का नाम है जिसके जरिए हम लोग इस मैथ्स को सॉल्व करेंगे रूल ऑफ थ्री के मदद से। पहला सवाल हमारा क्या है, टुडे माय फादर हैज बॉट 15 kg ऑफ राइस। आज मेरे वालिद ने यानी फादर ने 15 kg चावल खरीदा, कितने रुपए में, 390 रुपए में, 390 रुपीज में।
लेट अस वर्क आउट यूजिंग द रूल ऑफ थ्री मेथड। देखिए यहाँ पर लिख दिया, लेट अस वर्क आउट यूजिंग द रूल ऑफ थ्री मेथड। रूल ऑफ थ्री मेथड से आपको वर्कआउट करना है। हाउ मच ही वुड रिक्वायर, कितना जरूरत पड़ेगा, इफ ही वुड हैव बॉट द सेम क्वालिटी ऑफ 17 kg ऑफ राइस, अगर उसी सेम क्वालिटी अगर का राइस अगर वो खरीदेंगे 15 kg के बजाय 17 kg, तो अब उनको कितना पैसा पेड करना पड़ेगा या कितना पैसा उनको लगेगा, यानी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो वेरी इजी। तो हम कैसे बनाते हैं, देखिए रूल ऑफ थ्री को किस तरीके से फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में इजी वे में आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहे हैं आप लोगों को। 15 kg चावल 390 रुपए में खरीदा गया। अब कह रहा है कि उसी सेम क्वालिटी का 17 kg चावल कितने में खरीदेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज को निकालना रहता है उसको हमेशा हम लोग जो राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और जिस चीज को नहीं निकालना रहता उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ये रूल ऑफ थ्री का एक तरीका है और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको इधर लिख देते हैं उसको उधर लिख देते, नहीं, आप अपने दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। दिया हुआ क्या क्या, यहाँ पर दो चीजें दिया हुआ, दो इन्फॉर्मेशन है, एक आपका वेट यानी 15 kg मतलब वेट ऑफ राइस, और ये प्राइस ऑफ राइस या क्वांटिटी ऑफ राइस भी इसको लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ आपका, यहाँ पर आपका 17 kg अगर राइस खरीदना है तो फिर कितना और पैसे की जरूरत पड़ेगा, यानी कि अब कितना पैसा लगेगा। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा कि जिस चीज को फाइंड प्राइस ऑफ राइस फाइंड आउट करना है ना, इसको हम लोग इस तरफ लिखेंगे। और वेट ऑफ राइस ऑलरेडी दिया हुआ, क्या दिया हुआ अपनी बुक को देखिए गौर से, यहाँ पर केजी है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ राइस भी लिख सकते हैं 15 kg, केजी ऑलरेडी लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, 15 kg हम लोग कितने में खरीदना, कितने में खरीदा गया 390 रुपीज में। अब क्वेश्चन है कि अगर 17 kg चावल खरीदना है तो कितने में हम लोग खरीदेंगे। बहुत ही आसान है, मैंने क्या कहा, जिस चीज को फाइंड आउट करना रहेगा उसको इस तरफ लिखिएगा, जिस चीज को फाइंड आउट करना नहीं रहेगा उसको इस तरफ लिखिएगा। ठीक है, मतलब जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसको हम लोग राइट हैंड की तरफ लिखते हैं और जिस चीज को फाइंड आउट नहीं करना उसको लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। अब देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ राइस, जो हमें प्राइस का जरूरत है। देखिए 390 एज इट इज लिख देंगे, जो नंबर यहाँ पर सिंगल रहेगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन दे करके क्या करेंगे, इसको गौर से देखिए। हम लोग रिलेशन देखते हैं, अभी मैंने बताया ना आपको रिलेशन, कि डायरेक्ट रिलेशन होगा या इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। आप सोचिए अगर आप मार्केट में गए और 15 kg आपने चावल खरीदा 390 रुपीज में, 15 kg चावल आपने 390 रुपए में खरीदा, फिर दोबारा आप जो है उसी चावल को लेने के लिए गए, लेकिन अब 15 kg के बजाय आप 17 kg चावल जा रहे खरीदने। तो 17 kg अगर जाइएगा खरीदने के लिए, 17 kg आप खरीद लीजिएगा, तो क्या आपको 390 रुपीज पेड करना पड़ेगा, नहीं ना, आप खुद कहिएगा सर ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आप 15 kg के बजाय आप 17 kg खरीद रहे ना। तो यहाँ पर देखिए वेट ऑफ राइस यानी क्वांटिटी ऑफ राइस बढ़ रहा है या वेट ऑफ राइस बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक प्राइस ऑफ राइस भी बढ़ेगा, मतलब दोनों बढ़ रहा है। जब अगर दोनों ही बढ़ता है तो कौन सा रिलेशन होता है, हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन में मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप नीचे वाले को लिखिएगा फिर ऊपर वाले को लिखिएगा। यहाँ पर एक बात को अपने जहन में बसा लीजिए, अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा पहले उल्टा उतारेंगे, मतलब पहले नीचे वाले को लिखेंगे फिर ऊपर वाले को, और अगर इनडायरेक्ट रिलेशन होगा तो सीधा सीधा उतार देंगे 15/17। ठीक है, अब इसको काटिए, 15 का टेबल से काटते हैं, 15 1 जा 15, यहाँ देखिए 15 2 जा 30, 15 दूनी 30, 9 बचा 90 हो गया, 15 6 के 90। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 76 जा 102 होता है, मतलब 17 6 के 102, 10 बच गया, 17 दूनी 34, 34 और 10 कितना हो जाएगा आपका 44। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी पहले अगर हम चावल 15 kg खरीद रहे तो 390 रुपीज लग रहा था, अब 17 kg अगर चावल खरीदेंगे तो कितना लगेगा 442, यानी आपका क्वांटिटी ऑफ राइस बढ़ा तो देखिए प्राइस ऑफ राइस भी बढ़ गया। वेरी इजी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले सवाल समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। मेन प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को सवाल ही समझ में नहीं आता है। तो पहले हम लोग सवाल समझेंगे उसके बाद फिर इसका जवाब देंगे, यानी पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे।
क्वेश्चन में देखिए क्या है, वेंकट अंकल विल मेक 4 शर्ट्स। वेंकट अंकल जो है बनाएंगे कितना शर्ट, 4 शर्ट बनाएंगे और सेम साइज का है, यानी आपका जितना वो जो 4 शर्ट जो बनाएंगे, चारों शर्ट का जो साइज रहेगा वो सेम रहेगा, विथ कितना 20 मीटर्स ऑफ क्लोथ। मतलब 4 शर्ट उनको सेम साइज का बनाने में कितना कपड़े की जरूरत पड़ रही है, आपका 20 मीटर्स। लेट्स वर्क आउट यूजिंग द रूल ऑफ 3। यहाँ पर देखिए लिख दिया रूल ऑफ 3 मेथड। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ, मतलब कितना उनको कपड़ा खरीदना पड़ेगा या कितना कपड़ा, है ना। वेंकट अंकल विल हैव टू परचेज, उनको कितना मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा फॉर मेकिंग 12 सच शर्ट, उसी साइज का 12 पीस शर्ट बनाने के लिए उनको कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, जिस चीज को फाइंड आउट करना उसको आप राइट हैंड साइड की तरफ लिखिए, मतलब इस तरफ लिखिए, और जिस चीज को फाइंड आउट नहीं करना उसको इस तरफ लिखिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, लेंथ ऑफ क्लोथ। तो लेंथ ऑफ क्लोथ हम लोग इस तरफ लिखेंगे और नंबर ऑफ शर्ट्स दिया हुआ इस तरफ लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ क्लोथ इस तरफ मैंने लिखा क्योंकि निकालना है, और नंबर ऑफ शर्ट कितना है, देखिए तो 4 शर्ट उनको रेडी करने के लिए कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा, 20 मीटर। अब अगर उन्हें 12 शर्ट रेडी करना है तो कितना कपड़ा खरीदना पड़ेगा। बहुत आसान है सम, बहुत आसान। देखिए देयर फॉर रिक्वायर्ड, आंसर लिख देंगे, देयर फॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ। मैंने कहा था यहाँ जो सिंगल रहेगा 20 है, 20 लिख देंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे, फिर फ्रैक्शन का साइन देंगे। अब यहाँ पर डिसाइड करना है किसको ऊपर लिखना है और किसको नीचे लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं। कौन सा, देखिए अगर आप अपने ऊपर रख करके सम को सोचिए, अगर आप 4 मीटर, सॉरी 4 शर्ट, अगर आप 4 शर्ट रेडी करना है आपको तो 20 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ रही है। अगर आप जो है उसी सेम साइज का अगर 12 शर्ट रेडी कीजिए तो कितना कपड़ा जरूरत पड़ेगा, ज्यादा ना। बिल्कुल। तो आप 4 शर्ट के लिए आपको 20 मीटर का कपड़ा जरूरत पड़ रहा है, तो आपका 12 पीस अगर शर्ट रेडी करना है तो कितना जरूरत पड़ेगा बताइए, तो ज्यादा। तो मतलब ये बढ़ रहा तो ये भी बढ़ रहा, कौन सा रिलेशन हो रहा, डायरेक्ट रिलेशन हो रहा। तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, पहले नीचे वाले को लिखते हैं फिर ऊपर वाले को लिखते हैं, और यहाँ मीटर दे देंगे। 4 से काट दिए, 4 पंचे 20 है ना, 4 5 20, 12 पंचे 60, 60 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगा। वेरी इजी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन पहले हम लोग सवाल को समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, इट टुक 15 days फॉर 30 heads of laborers to dig a pond at बुकुलतला विलेज। सवाल का मतलब ये हुआ कि एक जो है बुकुलतला में एक पॉन्ड यानी एक तालाब को की खुदाई करनी है, तालाब को खोदना है, उसके लिए 15 दिन जरूरत पड़ेगा और उसके लिए 30 आदमी की जरूरत पड़ेगी। 15 दिन लगेगा, 30 आदमी उस तालाब को, एक आपका एक तालाब है उस तालाब को खोद देगा। लेट अस वर्क आउट यूजिंग द रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 के मेथड से आपको फिर इसको सॉल्व करना है। इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज कितना दिन लगेगा, 25 हेड्स ऑफ लेबरर्स कुड हैव कंप्लीट द सेड वर्क। अब अगर जो है 30 आदमी यानी 30 लेबरर के बजाय अगर 25 लेबरर्स अगर काम करेगा तो जो है कितना दिन में ये काम कंप्लीट होगा। तो हमें निकालना है क्या बोलिए, तो हाउ मेनी डेज, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज इस तरफ लिखेंगे और नंबर ऑफ लेबरर्स इस तरफ लिखेंगे। देखिए मैंने नंबर ऑफ लेबरर्स इस तरफ लिखा, नंबर ऑफ डेज तो कितना पहले दिया अपने बुक में, देखिए आपका कितना दिया हुआ है, 30 लेबरर्स है, कितने दिन में उस तालाब को खोद देगा, 15 डेज में। लेकिन कह रहा है कि अगर 25 लेबरर्स हो तो कितना वक्त लगेगा। आप इमेजिन कीजिए, आप जस्ट सोचिए, आपको अगर कोई काम करने के लिए दिया गया तो आप उस काम को, आप लोग कोई भी चीज 3 या 4 या आपका 30 आदमी का एक टीम है और आपको एक काम करने दिया गया कि आप बोले कि 15 दिन में हम उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सवाल को अच्छे से समझिए अपने ऊपर रख करके। आपका 30 स्टूडेंट्स आप लोग हैं और 30 स्टूडेंट को एक काम दिया गया और उसने क्या किया कि 15 डेज में कंप्लीट कर दिया। उसको मालूम था कि ये काम 15 डेज में अगर 30 आदमी हम लोग करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अचानक से कहा गया कि नहीं 30 आदमी नहीं, अब आपको 25 आपका लेबरर्स है, यानी अब आप लोग 25 स्टूडेंट्स है। तो अब बताइए उस काम को कितने दिन में कीजिएगा। तो बताइए आपका दिन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा,
आप देखिए ऑटोमेटिक कहिएगा, अगर यहाँ पर 5 आदमी कम गया तो आपको क्या लगता है कि आपका दिन कम लगेगा, बल्कि और दिन बढ़ जाएगा। जहां पर आपका आदमी घटता है तो ऑटोमेटिक डेज बढ़ जाता है, जहां डेज अगर बढ़ता है तो आदमी घट जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। फिर मैंने क्या कहा, 15 को एज इट इज उतार दीजिएगा, ये फ्रैक्शन का साइन दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या रिलेशन था, अगर हम लोग 30 आदमी मिल करके कोई भी एक काम को करते हैं, यहाँ पर तालाब खोदने की बात है, अगर उस तालाब ही को खोदते हैं तो 15 दिन लगता है। सेम काम मैंने पकड़ा, अब उसमें क्या हुआ, 5 आदमी नहीं आया काम करने के लिए, तो अब 25 है लेबरर्स, तो बताइए उस काम को करने में 15 दिन लगेगा या 15 दिन से ज्यादा या कम? 15 दिन से ज्यादा लगेगा, क्योंकि आदमी कम गया तो ऑटोमेटिक दिन तो बढ़ जाएगा ना। आप किसी काम को, आप लोग 4 स्टूडेंट मिलकर किसी काम को कर रहे हैं और 1 हफ्ता में कंप्लीट कर रहे हैं, अब क्या हुआ, 2 कम गया, तो 1 हफ्ता में थोड़ी होगा, तो वो वक्त ज्यादा लगेगा। इसका मतलब आदमी कमा तो यहाँ पर दिन बढ़ा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो रहा, इनडायरेक्ट, मतलब ये घट रहा तो ये बढ़ रहा। तो इनडायरेक्ट मैंने क्या कहा था, सीधा सीधा उतार दिया, मतलब आपका 30/25। तो यहाँ पर लिख देंगे डेज, क्योंकि डेज निकाल रहे हैं, यहाँ पर काट दिए, 5 से काट दिए, 5 पचे 25, 5 तिया 15, इसको भी कहाँ से काट सकते, 5 छके 30, 6 तिया कितना जाएगा 18। अब 18 दिन लगेगा 15 दिन के बजाय। ठीक है, आप देखिएगा बहुत सारे बुक में या बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इसको रेशियो बनाने के बाद सॉल्व करते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मैं जैसे सिखा रहा हूँ आप ऐसे भी बना सकते हैं। और ये जो रूल ऑफ 3 आप देख रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस्तेमाल होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रहता है। अगर आप क्लास, खास तौर पे देखिए क्लास 7, 8, 9 और 10, अगर आपने ये 4 साल अगर जम करके आपने मैथ्स अगर पढ़ लिया तो आगे चल करके आपको मैथ्स में एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं इसका गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको ये 4 साल जम करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पहले समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, माई ऑन्ट रीच्ड माई मैटरनल अंकल्स हाउस इन 5 hours बाई ड्राइविंग द कार एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ, मेरी आंटी जो है मामा के घर गई ड्राइविंग करके, कार को ड्राइविंग करके, यानी वो खुद से ड्राइविंग, यानी मेरी आंटी का अपना खुद का कार है। वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो है। तो उसने क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेरी आंटी का जो है कार है वो अपने से ड्राइव करके, खुद से वो ड्राइव करके गई, कितने घंटे में वो पहुंची मामा के घर, 5 घंटे में, 5 hours में। लेकिन उनके कार का स्पीड क्या था, 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 40 किलोमीटर 1 घंटा में गाड़ी जा सकती, गाड़ी इस स्पीड से चल रही थी कि गाड़ी जो है 40 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकती थी। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो गए तो उनको 5 घंटा लगा जाने में। लेकिन ये आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, लेट अस वर्क आउट यूजिंग द रूल ऑफ 3 मेथड हाउ लॉन्ग इट वुड हैव टेकन इफ शी वुड हैव ड्राइव द कार एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अगर वो गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलाती, गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलाती तो उनको कितना वक्त लगता पहुंचने में। मतलब अगर वो 40, मतलब इसका मतलब देखो सवाल को अच्छा समझिए, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो गई तो 5 घंटा लगा जाने में। कितना दूर है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 चीजें दिया हुआ, एक दिया हुआ टाइम और एक दिया हुआ स्पीड। अब अगर वो 40 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा, तो उसको कितना वक्त लगेगा, आप सोचिए ना। अगर आप ज्यादा स्पीड से जाइएगा कहीं तो ऑटोमेटिक आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप ज्यादा स्पीड से जाते हैं कहीं पर भी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको वक्त कम लगेगा। तो हम लोग क्या निकालना है, टाइम निकालना। तो टाइम को हम लोग इस तरफ लिखेंगे और स्पीड को हम लोग इस तरफ लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए मैंने टाइम को इस तरफ लिखा, स्पीड को इस तरफ लिखा। मैंने कहा एक ये रूल्स है, एक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर रूल ऑफ 3 में जिस चीज को फाइंड आउट करना उसको इस तरफ रखिए, जिस चीज को फाइंड आउट नहीं करना उसको इस तरफ। किस स्पीड से जा रही है वो, 40 किलोमीटर पर, यहाँ यूनिट लिख दिए 40 किलोमीटर पर आवर। कितना वक्त लग रहा है उनको, 5 घंटा लग रहा है। अगर वो गाड़ी का स्पीड बढ़ा देगी तो कितना वक्त लगेगा, तो आप ऑटोमेटिक कहिएगा सर वक्त कम लगेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर फ्रैक्शन का, यहाँ पर देखिए स्पीड अगर 40 किलोमीटर की स्पीड पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 5 घंटा, स्पीड अगर बढ़ा देंगे 50 किलोमीटर तो पर आवर की स्पीड से अगर जाएंगे तो क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा ना, मतलब ये बढ़ रहा तो ये
घट रहा, तो रिलेशन क्या होगा, इनडायरेक्ट। तो हम लोग सीधा सीधे उतार देते हैं इनडायरेक्ट में, और डायरेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, पहले नीचे वाले को लिखते हैं फिर ऊपर वाले को। यहाँ देखिए 1 0 कैंसिल, यहाँ से 5 5 कैंसिल, यहाँ पर आर दे देंगे। तो अब कितना वक्त लग रहा है, देखिए 4 बचा हुआ है, तो 4 घंटा लगेगा। अब जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगा तो टाइम तो कम लगेगा ही। समझ में आया? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देयर वाज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी अनाज का स्टॉक है, जखीरा है, फॉर 9 days, सिर्फ 9 दिन के लिए, टू कैटर द नीड्स ऑफ 4,000 पीपल एट अ शेल्टर कैंप इन है ना, इन मंगलपुर विलेज। मंगलपुर विलेज एक गांव है जहां पर एक कैंप लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, सैलाब आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो बहुत सारे लोगों का घर जो है बर्बाद हो जाता है, तो कहीं पर कैंप लगा करके बहुत सारे लोगों को एक जगह ठहराया जाता है। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या हुआ कि 4,000 पीपल का कैंप लगा, और उनके लिए जो खाने का जो इंतजाम है वो सिर्फ 9 दिन के लिए, मतलब इतना खाना है कि 4,000 आदमी जो है 9 दिन तक का खा लेंगे। लेकिन क्या हुआ इसके यहाँ पर, आफ्टर 3 days, 3 दिनों के बाद 1,000 पीपल लेफ्ट द कैंप, 1,000 आदमी क्या हुआ, कैंप छोड़ करके चला गया। 1,000, 4,000 आदमी था ना, 4,000 में क्या हुआ, 1,000 आदमी कैंप छोड़ करके चला गया फॉर अनदर प्लेस, दूसरे जगह। तो लेट अस वर्क आउट यूजिंग द रूल ऑफ 3 मेथड इन हाउ मेनी डेज द रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी जो 3,000 आदमी बच गए विल कंज्यूम द रिमेनिंग फूड, यानी कितने दिनों तक का वो लोग फूड को कंज्यूम कर पाएंगे, यानी खर्च कर पाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, और इस तरफ लिखा हुआ नंबर ऑफ पीपल। देखिए कितना इजी, इस सवाल को अच्छे तरीके से समझिए, और जैसे मैं बना रहा हूँ अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर से मैं एक बार सवाल कह रहा हूँ, सवाल को समझा दे रहा हूँ। 4,000 आदमी है, 9 दिन तक का खाना है इंतजाम, लेकिन क्या हुआ 3 दिन के बाद, क्या हुआ, 1,000 आदमी छोड़ करके कैंप दूसरे जगह चला गया, तो बाकी जो 3,000 आदमी बच गए। तो अब बताइए खाना, वो जो अनाज है वो कितने दिन तक का चलेगा। तो ऑटोमेटिक आप कहिएगा सर अब 9 दिन से ज्यादा चलेगा, क्योंकि आदमी तो कम गया ना, तो अनाज तो ज्यादा आपका है उसके उस हिसाब से, तो ज्यादा दिन चलेगा। ये तो समझ में आ गया, लेकिन हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए। देखिए टोटल कितना आदमी है, 4,000 है, ठीक है। और 4,000 आदमी के लिए 9 दिन का खाना है ना, 9 दिन का आपका गिजा का इंतजाम हो चुका है। लेकिन उसमें क्या होता है, 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन तक का जो है आपका पूरा जो है 4,000 आदमी खाता है, पूरा 4,000 आदमी। तो क्या 9 में से आप 3 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा, 6 बचा। समझ में आया? क्योंकि 3 दिन तक तो पूरा 4,000 आदमी खाना खाया ना। आप अच्छे से समझिए, तो 3 दिन को माइनस कीजिए, अब यहाँ पर कितना आदमी बचा बताइए। तो 4,000, एक काम कीजिए आप ऐसे लिखिए, 4,000 में से 1,000 आदमी को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा बोलिए, तो 3,000 आदमी। तो ये 3,000 आदमी बताइए अब कितने दिन तक का उस खाना को खाएगा, यानी कंज्यूम करेगा। देयर फॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, ये 6 को हम लोग लिख देंगे। मैंने कहा था सिंगल वाले को ऐसे लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, मैंने अभी कहा कि रिलेशन क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि देखिए 4,000 आदमी सब 3,000 आदमी हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अब ज्यादा दिन तक खाना चलेगा, मतलब ये घट गया तो ये बढ़ गया। तो कौन सा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ ना। अच्छा से समझिए फिर से, मैंने डायरेक्ट जानबूझ करके कहा कि 3,000 आदमी, मतलब आदमी कम गया तो खाना क्या हुआ, ज्यादा दिन तक चलेगा। तो ये मतलब क्या हुआ, ये कमा तो ये बढ़ा, तो क्या रिलेशन हो गया आपका, बोलिए, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मैंने कहा था सीधा सीधी उतार दीजिए, यानी पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को। ये आपका 3 0 कैंसिल, 3 से काट दिए, 3 दूनी 6, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 डेज तक का खाना अब चलेगा। आंसर हो गया, क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 42 लेबरर्स ऑफ अ फार्म एट नसीबपुर विलेज कैन कल्टीवेट द इंटायर लैंड ऑफ द फार्म इन 24 डेज। कह रहा है यहाँ पर 42 मजदूर जो है, एक गांव है नसीबपुर नाम है गांव का, वो खेती बाड़ी मतलब कल्टीवेट का काम कर सकते, पूरे ज़मीन का फार्म है, एक बहुत बड़ा खेत है,
तो उसका जो है कितने दिन में वो कंप्लीट कर सकते हैं, 24 दिन में। 42 अगर आदमी काम करता है, यानी 42 लेबरर्स, 42 लेबरर्स अगर काम करता है 24 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। बट लेकिन सडनली क्या हुआ, 6 लेबरर्स बिकेम इल, अचानक से 6 मजदूर क्या हो गया, बीमार पड़ गया। द पीरियड ऑफ द कल्टीवेशन, यानी काम करने के दौरान। तो सवाल यहाँ पर है, लेट अस वर्क आउट यूजिंग द रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री के मदद से आपको बनाना है, क्या बनाना, सॉल्व करना है। हाउ मेनी डेज, कितना वक्त लगेगा, इट विल कल्टीवेशन, इट विल टू टेक टू कल्टीवेट द इंटायर लैंड, पूरे जमीन को ऑफ द फार्म बाय द रेस्ट ऑफ द लेबरर्स। टोटल कितना आदमी था स्टार्टिंग में, 42। 42 में से क्या हुआ, 6 आदमी बीमार पड़ गया। तो बताइए अब जो है बाकी जो काम जो है, बाकी जो आदमी जो बचा, सॉरी मैं बाकी काम कह दिया, बाकी जो आदमी बचे, बाकी लेबरर्स जो बचे, वो कितने दिन में पूरे जमीन का कल्टीवेट का काम कंप्लीट करेंगे। वेरी इजी, बहुत आसान है। एक तरफ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज, और एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ लेबरर्स। देखिए एक तरफ हम लोगों ने नंबर ऑफ डेज लिखा और एक तरफ नंबर ऑफ लेबरर्स। कितने पूरे किसान है, यानी लेबरर कितने हैं टोटल, मजदूर कितने हैं, 42, और कितने दिन में ये काम को कंप्लीट कर सकते हैं, 24 डेज में। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है। अब अगर क्या हुआ, इत्तेफाक से अचानक से सडनली 6 लेबरर्स बीमार पड़ गया, तो कितना बचा बताइए, तो 36 लेबरर्स बच गया ना। अब ये 36 लेबरर्स इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये आपको निकालना है कि हाउ मेनी डेज का है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज 24 हम लोग एज इट इज लिख देंगे। मैंने क्या कहा था, जो सिंगल नंबर है उसको लिख दीजिएगा, फ्रैक्शन का साइन दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 42 लेबरर्स जो है 24 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। अब क्या हुआ, अचानक से 6 आदमी बीमार पड़ गया, अब 36 लेबरर्स बचा। तो बताइए क्या 24 डेज में काम कंप्लीट होगा, नहीं, आदमी कम गया तो अब क्या होगा, दिन बढ़ जाएगा, मतलब ये घटा तो ये बढ़ेगा ऑटोमेटिक। तो क्या रिलेशन होगा, कितना बड़ा उससे मतलब नहीं, क्या रिलेशन होगा, तब इनडायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, सीधा सीधे उतार देते हैं, पहले 42 फिर 36, काट दीजिए, 6 का टेबल से काट दीजिए, 6 6 36, 6 4 24 है ना, फिर 6 7 40, 7 4 28 डेज है ना। ये 6 6 36, 6 7 42, 7 4 28, यानी आपका 7 चौके 28 दिन अब लगेगा। पहले 24 दिन लग रहा था, अब चूंकि 6 आदमी बीमार पड़ गया, अब कितना वक्त लगेगा, 28 दिन लगेगा। क्लियर, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पहले समझिए क्या कह रहा है, इट टेक्स 27 डेज टू मेक 1000 स्पेयर पार्ट्स बाय 16 मेंबर्स ऑफ अ मशीन। कह रहा है कि 27 दिन जो है लगेगा वक्त 1000 स्पेयर पार्ट्स बाय 16 नंबर ऑफ मशीन, यानी छोटा छोटा हमें स्पेयर करना रेडी, यानी मशीन का पुर्जा 1000 पीस बनाना है। तो मशीन का जब पुर्जा बनाएगा लोहे वगैरह का, तो हाथ से तो बनेगा ना, उसके लिए भी मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वही सवाल कर रहा है कि 27 दिन आपके पास वक्त है और 1000 स्पेयर आपको रेडी करना है, और आपके पास मशीन कितना है, 16 मशीन है टोटल। एक कारखाना है मान के चलिए, उसमें 16 मशीन है। लेट अस वर्क आउट यूजिंग द रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री के मेथड से बनाना है। हाउ मेनी डेज, कितना वक्त लगेगा, विल इट टेक टू मेक द सेम नंबर ऑफ स्पेयर्स, सेम यानी 1000, इफ एडिशनल 2 मशीन आर इंस्टॉल्ड, अगर और 2 मशीन उसमें और इंस्टॉल किया जाए, मतलब फैक्ट्री में 2 मशीन और लगा दिया, 16 मशीन पहले है ना, अब 2 मशीन और लगा दिया, मतलब 18 मशीन जब हो जाएगा, तो अब अब आपका सवाल है कि 1000 मशीन का पार्ट रेडी करने में कितना वक्त लगेगा। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज इस तरफ लिखेंगे और इस तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए, नंबर ऑफ मशीन। देखिए एक तरफ मैंने लिखा नंबर ऑफ मशीन, एक तरफ लिखा नंबर ऑफ डेज। अब फिर आप कहिएगा सर उसमें आपका स्पेयर भी तो दिया हुआ है 1000। देखिए दोनों में कह रहा है सेम स्पेयर, यानी 1000 आपका फर्स्ट टाइम में भी सेकंड टाइम में भी 1000, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। जब अगर सेम आ जाएगा, आप चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो उसको मेंशन नहीं भी कर सकते हैं। आपके पास कितना मशीन है, 16 मशीन है, और आपको कितना वक्त लगेगा बोलिए, तो 27 दिन लगेगा। हमेशा जब भी मैथ्स का सवाल को जब भी सॉल्व कीजिएगा तो अपने ऊपर उसको रख करके सोचिएगा, अपने ऊपर उसको ले करके सोचिएगा कि वो आपके लिए वो क्वेश्चन है, वो किसके लिए, आपके लिए। तो 16 मशीन है,
और आप जो है 1000 जो है मशीन पार्ट्स रेडी कर रहे हैं 27 दिन में। अगर और 2 मशीन आ जाए, मतलब आपका 16 प्लस 2 18 अगर नंबर ऑफ मशीन हो जाए तो वो कितना वक्त लगेगा, कितना, वही 1000 मशीन पार्ट्स रेडी करने में, स्पेयर रेडी करने में। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या होगा, 27 हम लोग लिख देंगे एज इट इज, फिर फ्रैक्शन का साइन देंगे। अब देखिए 16 मशीन था तो उसके जरिए 1000 मशीन पार्ट्स आपका रेडी हो रहा था 27 दिन में। अब 18 मशीन आ गया तो 1000 मशीन पार्ट क्या 27 दिन में रेडी होगा? नहीं, मशीन तो बढ़ गया ना, तो आपका क्या होगा, काम वो 1000 पीस आपका और जल्दी रेडी होगा। मतलब आपका ये बढ़ गया तो ये ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था जब आदमी बढ़ता है तो दिन घटता है, और जब दिन बढ़ता है तो आदमी घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आदमी की जगह मशीन बढ़ा तो जाहिर से कम वक्त लगेगा, तो ये बढ़ रहा तो ये घट रहा। तो रिलेशन क्या होगा हमारा, तब रिलेशन क्या होगा हमारा, हम डायरेक्ट रिलेशन होगा या इनडायरेक्ट, क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 16 को लिखेंगे फिर 18 को। काट दी 9 का टेबल से, 9 3 जा 9 2 जा 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 से काट दी, 2 8 16, 8 3 24। अब देखिए 27 दिन के बजाय 24 दिन में आपका काम हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए मैंने इस वीडियो में 1 से लेकर के 7 तक का मैंने सॉल्व कर दिया एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 का मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ऑलरेडी देखिए ये अरेंज किया हुआ है, आप इसको खुद से बना लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो के जरिए रूल ऑफ 3 सीख चुके होंगे, बेसिक्स, और इसका जो बेसिक्स रूल्स है रूल ऑफ 3 का वो भी आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो ना भूलिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं या हमारे कुछ ही सब्सक्राइबर है जो कमेंट्स करते हैं, और उसके अलावा नहीं। हमें क्या समझ में आएगा अच्छे। और एक बात, आपको जब भी अगर किसी भी मैथ्स का ज़रूरत हो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, और लगातार जब कमेंट्स कीजिएगा तो मैं भी एक्टिव रहूँगा, कमेंट्स में देखूँगा, चेक करूँगा, और आपका जो क्राइटेरिया रहेगा मैं उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।